सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए या ना दिया जाए, इस मामले को लेकर सियासत में एक जंग छिड़ी हुई है। हुकूमती हल्कों का मौक़िफ़ है कि जब सियासी जमातों को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की फंडिंग पर कोई एतराज़ नहीं तो फिर इन्हें वोट का हक देने पर इख्तिलाफ क्यों है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने नया फार्मूला पेश किया है, जिसके तहत वोट की बजाय पार्लियामान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की मखसूस नशिस्तों की तजवीज़ पेश की गई है। लेकिन सवाल यह है कि वोट का हक देने में आखिर मसला क्या है। क्या अपोजिशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को तहरीक इंसाफ को वोट बैंक तस्वुर करके खतरा महसूस करती है। ये सच है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ात पर बहुत एतमाद है, जिसका इजहार डिजिटल पाकिस्तान में $1.5 अरब से ज़ायद जमा कराई जाने वाली रकूम है। इसीलिए ओवरसीज़ वोटिंग के लिए हुकूमत का इसरार और अपोजिशन का इनकार जारी है। एक और सियासी लड़ाई इस वक्त नून लीग के अंदर भी लड़ी जा रही है। वो इस जंग की हमेशा तदीद की गई है, लेकिन हकीकत यही है। ताज़ा खबर यह है जो सामने आई है कि नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए अपनी साहिबजादी मरियम नवाज को शहबाज शरीफ पर तरजीह दे दी है। ज़राए के मुताबिक इन्होंने शहबाज शरीफ को कहा है कि वो इंतखाबी मुहिम मरियम नवाज को चलाने दें और ख़ुद इलेक्शन पर फोकस करें। नाक़दीन के मुताबिक नवाज शरीफ का ये नया हुक्म इस बात पर मोहर लगा रहा है कि शहबाज शरीफ पार्टी के सिर्फ नुमाइशी सदर हैं। नुमाइशी सदर, असल इख्तियार नवाज शरीफ और मरियम नवाज के पास है। इस लड़ाई का नतीजा क्या निकलता है ये भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन एक और अहम मामला जिसका सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिकॉर्ड मुद्दत में पता चला लिया, वो मामला है लाहौर धमाके के जिम्मेदारों को बेनकाब करने का मामला। आज वज़ीर आला उस्मान बुज़दार तफ्तीशी टीम को शाबाश दे रहे थे, जिसने न सिर्फ धमाके में मुलव्वस अफराद का तयन 16 घंटे में कर लिया, बल्कि इस नेटवर्क को बेनकाब करके दहशतगर्दी मुलव्वस तमाम अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया। यह बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस नेटवर्क के बेनकाब होने के बाद क्या दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रुक जाएंगी, या भारत और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियों के गठजोड़ को तोड़ने के लिए हमें कुछ और भी करना होगा। इसी पर बात होगी असद खरल बाबर डोगर से। बाबर डोगर साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी अहम बातें थी। एक तरफ ये कहा गया कि जी FATF में पाकिस्तान को एम्बैरस करने के लिए हुआ। फिर ये बात भी हुई कि बैरूनी एजेंसी है, दुश्मन एजेंसी है जो सब करवा रही थी मशरिक़ वुस्ता से, यानी ये सारा नेटवर्क, और फिर यहाँ लोगों को इस्तेमाल किया गया। TTP का भी बंदा है जो अफगानिस्तान के कई चक्कर लगा चुका। अब ये वाज़े तौर पर बराह रास्त खुद उनके अल्फाज हैं जनाब कि जी बराह रास्त इसमें बैरूनी हाथ मुलव्वस है। अब क्या वो ममालिक जहाँ पर बैठ कर ये सारा नेटवर्क ऑपरेट किया गया, उन ममालिक के साथ अब बातचीत की जाएगी? इस पर भी IG साहब ने कहा है जी हमने एजेंसियों को बता दिया, उनका काम है। वो ताउन करेंगे पाकिस्तान से या वो लोग भारत वापस भाग गए होंगे? उसामा साहब, भारत के अंदर एक पटाखा भी फूट जाए तो बिल्कुल सबसे पहले जो है ऑफिशियली वो पाकिस्तान को उसका जिम्मेदार ठहराते हैं। कुछ भी हो जाए भारत के अंदर सबसे पहले पाकिस्तान को उसका जिम्मेदार ठहराया जाता है। फैटफ में हम जो है शाह महमूद कुरैशी खुद कह चुके हैं कि जी पहले ये साबित किया जाए वो पॉलिटिकल अदारा या भारत के ज़ेर तसल्लुत एक पॉलिटिकल अदारा या एक टेक्निकल अदारा है। इशू ये है कि भारत सारी दुनिया में पाकिस्तान को इल्ज़ाम बदनाम कर रहा है, पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट जो है डिक्लेयर कर रहा है, पाकिस्तान को ये साबित करना चाहता है कि पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है, पाकिस्तान दहशतगर्दों की हमाजगा है, पाकिस्तान तालिबान की हमाजगा है। मुझे ये नहीं समझ आती कि हम पाकिस्तानी, हमारी गवर्नमेंट वो क्यों ऐसी मसलतों का जो है शिकार हो जाती है कि वो नाम ही नहीं ले पाती। उनके मुंह पे भारत का नाम आता ही नहीं है, रा का नाम आता ही नहीं है। ये जो लाहौर में जोहर टाउन में ब्लास्ट हुआ है, सबको पता है कि कौन टारगेट था, सबको पता है कि इसके अंदर जो सबूत सामने आए हैं उसमें बड़ा क्लियरली वाज़ेह तौर पर साबित हो गया है कि अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, NDS उसमें मुलव्विस थी, रा उसमें मुलव्विस थी, दुबई के ज़रिए से सारे इस ऑपरेशन को जो था मॉनिटर किया जा रहा था और ऑपरेट किया जा रहा था। हर चीज़ क्लियर होगी, लेकिन गवर्नमेंट डरी हुई है। गवर्नमेंट NDS का नाम लेने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट रा का नाम लेने को तैयार नहीं है। इस तरह ये सारे 10 मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं, हर चीज़ क्लियर हो गई है। आज भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है,
आईजी से बार बार पूछा गया, उन्होंने ना रा का नाम लिया ना उन्होंने एनडीएस का नाम लिया, बल्कि उन्होंने कहा जी हमने बैरूनी हाथ मुलव्विस है, वो एक घिसा पिटा था जो एक। लेकिन बाबू साहब देखिए, आप क्यों नहीं हम दुनिया को बताते? आपके पास सबूत है, बताएं कि भारत दुनिया में दहशतगर्दी डॉसियर दिया था उसमें बिल्कुल भारत को साफ किया था। शायद एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर हम चाहते हैं कि पहले उस नेटवर्क के बंदों तक यानी पहुंचकर उनको पकड़कर आइडेंटिफाई करके उन ममालिक से बात की जाए कि ये देखें, ये हमारे पास सबूत है, ये बंदा इस से मिला है, ये हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं, और फिर वरना इशारे तो वो दे रहे हैं। तो पहले फॉरेन ऑफिस भी उसमें इन्वॉल्व हो, दीगर ममालिक से बात करके फिर ही भारत का नाम लिया जाएगा ना। जिम्मेदार रियासतें ऐसे करती हैं। ईद गुल पकड़ा गया, साबित हो गया, वाज़ेह हो गया कि उसका इंडिया से राब्ता था, वो अफगानिस्तान से आया था और अफगानिस्तान में उसका आना जाना रहता था। जो पीटर गिल पकड़ा गया, पीटर पॉल पकड़ा गया, बिल्कुल वाज़ेह तौर पर साबित हो गया कि वो दुबई जाता था, वहां से आता था, उसका नेटवर्क। दफ्तर खारजा का बयान है आज, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। दफ्तर खारजा और क्या करे जाकर, इससे ज्यादा क्या बात होगी? वो कह रहे हैं कि अफगान सरजमीन इस्तेमाल की जाती है, हमेशा ये होता है। सर इसको दुनिया के जो बड़े प्लेटफॉर्म है वहां पर जाकर आप शोर करें, और मेरा ख्याल है आप यूएनओ को बताएं, आप बिल्कुल बताएंगे, बाकी जो बड़े प्लेटफॉर्म है वहां पर बताएं, फैटफ को बताएं कि जनाब ये देखें, ये साबित हो गया है इंडिया पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान में पैसा फेंक रहा है। हाँ जी, पैसे का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल वो पकड़ी गई है। फैटफ में पाकिस्तान ने कुछ इंडिया ने साबित किए बगैर हमें ग्रे लिस्ट पे रखा हुआ है। 27 में से 26.5 जो पॉइंट्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं। उसके बाद हमें 6 पॉइंट दे दिए गए। इंडिया जो है, हम चूंकि हमारी गवर्नमेंट ही मुसलतों का शिकार रहती है, हम उस तरह से कोई प्रोपेगेंडा करते ही नहीं है। हमें चाहिए कि दुनिया को बताएं, इंडिया का और मोदी का असल चेहरा जो है वो दुनिया को दिखाएं कि किस तरह से ये बलूचिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है, किस तरह से अफगानिस्तान की सरजमीन यूज हो रही है। असद खरल साहब, आप क्या समझते हैं कि अब ये सारा कुछ पता चल गया, सिर्फ नाम लेना बाकी है? वो शायद वो इशारा दे रहे थे कि वफाकी हुकूमत को बीच में इन्वॉल्व किया है, ये उनका काम है, वो इस मामले को आगे किस तरह देखते हैं? तो शायद कोशिश ये है कि पूरा जो बाहर का नेटवर्क है उस तक भी पहुंचकर उसका नाम वगैरह तो सारे आ गए, कहाँ क्या राब्ते हुए। मामला ये है कि ये पहली तो बात ये है कि हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलें इदारों ने एक बार वक्त इतना बड़ा इंसिडेंट है उसको ट्रेस किया। 10 लोग सबके साथ, 10 लोग, हर आदमी पकड़ा गया, औरतें भी हैं और लोग भी इसमें हैं, और फिर कराची, लाहौर, रावलपिंडी और झांसी, खैबर पख्तूनख्वा, रावलपिंडी, 4 जो अजला थे वहाँ से ये नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था। फिर वो गाड़ी जो है कहाँ से ली गई थी, किसने गाड़ी तैयार करवाई, किसके नाम, किसने वो उसकी स्पुरदारी ली, सही गाड़ी तैयार कहाँ पे हुई, उसका जो धमाका केस, फिर उसके बाद एंटर कहाँ से हुई, और फिर उसके बाद वो लोग ठहरे कहाँ पे, ये सारा मनसूबा बनाया कहाँ पे गया। बड़ी बात। और दूसरा ये है कि ये लोग जो है इनके हैंडलर कौन थे? हैंडलर सामने बात आ गई है कि एक तो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई, दूसरा पैसा जो है वो रा ने इसमें दिया है, एनडीएस जो है उसकी पार्टनरशिप उसने की है, और बहुत सारे हमारे रिसेंट जो पास्ट में हुए हैं जो वाक़े जितने भी, उसमें ज़्यादातर यही नेक्सस चल रहा है कि रा और एनडीएस मिलके अफगानिस्तान से कभी खुदकश बमबार हायर किए जाते हैं, उनको तैयार किया जाता है, कभी इसको, और फिर लोकल लोग जो है उनको भी इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका क्यों नहीं रोकता? सीपैक के चले वो खिलाफ है। अमेरिका की छोड़े, अभी जो फाटिफ का इजलास हुआ था, अभी जिस तरह बात हो रही थी कि एनडीएस और रा का नाम क्यों नहीं लेते, अभी देखे जम्मू में वाकया हुआ है, फौरन ने इल्जाम लगा दिया कि पाकिस्तान ने करा दिया है। सर वो तो अभी तक ये नहीं पता लग रहा कि गुब्बारे से हुआ है या ड्रोन, जो भी है, कोई कहता है हमने ड्रोन आए थे, गोलियां चलाई हैं, भाग गए ड्रोन, अब कहते हैं जी गुब्बारे से हुआ है, कोई कहता है जी बाहर से कोई दस्ती बम फेंक गया, वो तो आज तक ये नहीं पता लग रहा। मुझे लगता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खुद ही करके पाकिस्तान की तरफ से जो वाकया दहशतगर्दी वहां पे करवाई है पाकिस्तान में, इससे तो जो हटाने के लिए उसने एक ड्रामा, एक बॉडी उसकी साजिश है। अब मामला ये है कि फाटिफ के इजलास में क्या हमें वो डोजियर लेके नहीं जाना चाहिए था, जिसके अंदर आईएसपीआर ने हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें तमाम अकाउंट्स की डिटेल दी गई थी कि किस तरह भारत की सरजमीन, भारत का पैसा, भारत के हथियार, भारत के लोग, भारत की इंटेलिजेंस किस तरीके से उसका सफारतखाना वो इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अमेरिका आपसे नाराज हो चुका है, आप अड्डे दें, आप देखिए मैं आपको लिख के देता हूं, अमेरिका तो नाराज रहेगा, आप अड्डे दें अमेरिका को, अमेरिका तो कहता है फौज कार्रवाई कर दे जी, अमेरिका को अड्डे हम क्यों दें? अमेरिका तो नाराज रहेगा। अमेरिका इसलिए नाराज है कि अमेरिका को तकलीफ अब ये हो रही है कि हम रूस के साथ हमारे तल्लुकात क्यों अच्छे हो रहे हैं। अमेरिका को इसलिए तकलीफ हो रही है कि चाइना पाकिस्तान का जो एक पेज पे है ये किसी तरीके से अलग, इनको हम क्यों नहीं कर पा रहे। फिर उसके बाद जो रशिया के साथ हमारा एक अच्छे रिलेशन है, ईरान के साथ अच्छे रिलेशन है, सऊदी अरब के साथ हमारा एक तल्लुकात है, तो अमेरिका को तो किसी सूरत भी ये नहीं चाहेगा। अमेरिका तो अब क्या है,
बिपिन रावत का आप देख लें, वो ये कह रहा है, ये देखे ना क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा, वो ये कह रहा है कि हम वॉच कर रहे हैं सारी सिचुएशन को, सितंबर में जो ही अमेरिका का इनखला होगा, यानी उसकी दुम पे भी पांव आया हुआ है, वो ये समझ रहा है कि हम शायद पाकिस्तान को एंगेज करेंगे। क्योंकि अब मसला पता है क्या है, अमेरिका ये चाहता है कि किसी ना तरीके से अड्डे पाकिस्तान के लेके इस तरह को ड्रामा करके या परसेप्शन फैला के तो यहाँ से एक हमला इस तरह ड्रोन वगैरह किया जाए और ये तासर दिया जाए कि पाकिस्तान से ये हमला किया गया, ताकि तालिबान जो है वो पाक अफगान सरहद जो है वो भी एंगेज हो और इधर से जनाब पाक इंडिया जो है ये सरहद जो है इसको एंगेज कर दिया जाए। अब ये सारी सूरत हाल है, इंडिया जो है वो मौके की तलाश में बैठा है, वो ये चाह रहा है कि किसी तरीके से भी कोई ऐसी मिस्टेक पाकिस्तान से हो जाए और अफगानिस्तान के अमेरिका के इनखला के बाद जो तालिबान है उनके साथ पाकिस्तान का आपस में एक शोरश जो या आपस में चार पैदा हो, लड़ाई वहां से हो। जब यहाँ वहां पे एंगेजमेंट होगी तो यहाँ पे वर्किंग बाउंड्री और लाइन ऑफ कंट्रोल को हम यहाँ से एंगेजमेंट करेंगे। तो ये उनकी देखे ना मशकें कर रहे हैं, वो एक्टिव हुए हैं, क्यों हुए हैं, क्यों इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्योंकि उनके सारी चीजें नजर आ रही हैं। अच्छा, अब अगली खबर से पहले बाबू डोगर साहब, आप ये जो बात कर रहे हैं, अब ये भी पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि FATF में भारत का भी एक मामला पेंडिंग है, फरवरी से उसकी भी वैल्यूएशन होनी है, यूरेनियम वहां से भी पकड़ा जा रहा है, उसका क्या होना। तो शायद अब ये चीजें भी तब सामने रखी जाएं, नाम तो आगे होंगे, ये शख्स किससे मिला है जो मरकजी मुलजिम है, वो जाकर किस किस से मिला, पैसे किस तरह उनको उसको दिए गए, यहाँ किस तरह उसने ट्रांसफर किए और यहाँ पर फिर उसने ये सारा इस्तेमाल किए। एक ये चीज़ में भी इसका आगे चलकर ये मामला उठाया जाए कि भारत की बारी है। और ये जो कौमी असम्बली में पार्लियामेंट्री कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास तलब किया गया है, ये भी आपको लगता है कि एक अच्छा कदम है कि सारों को बताया जाए कि हो क्या रहा है, अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, इंडिया क्या कर रहा है, अमेरिका अब किस तरह से जाते हुए क्या मामला कर रहा है, क्या गेम खेल रहा है। अच्छा उसामा साहब, सबसे पहले तो एक चीज़ समझ लेनी चाहिए कि मोदी ने जो रिसेंटली मीटिंग बुलाई थी कश्मीरी लीडरशिप के साथ जो मीटिंग की थी, उस मीटिंग में एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई, जो मोदी का ट्वीट आया उससे तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि जनाब वो वहाँ पर जो है हल्का बंदियाँ करनी चाह रहे हैं और हल्का बंदियाँ इस तरह की करना चाह रहे हैं कि जम्मू में 7-8 सीटें उनकी मज़ीद बढ़ जाएँ और किसी तरीके से वहाँ पर एक हिंदू गवर्नमेंट कायम हो जाए, जो कि पूरे कश्मीर को किसी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि 1.25 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ मुसलमान है और 30 लाख हिंदू है। अब मुझे पता है 30 लाख को 1 करोड़ के सर पे नहीं बिठाया जा सकता। और अगर मोदी रायशुमार वहाँ पर हल्का बंदियाँ करवाता है इलेक्शन के लिए तो उसका रिएक्शन आना है। सामा साहब, ये एक चीज़ क्लियर है, दीवार पे लिखी हुई है कि उसका रिएक्शन आएगा। तो ये अभी जो कहा जा रहा है जी, एयरफोर्स के जो एयरपोर्ट थे जी उस पर हमला हुआ है, ये खुद ये जो हमारे हुआ है जौहर टाउन में, इस पर तवज्जो उठाने के लिए ये फॉल्स फ्लैग एक जाली आपको लगता है, या आपको लगता है ये वहाँ कश्मीर में जो रिएक्शन है उसकी वजह से है? सर, मैं एक चीज़ क्लियर है कि कश्मीर के अंदर उसका रिएक्शन आएगा। वो कश्मीरी किसी सूरत में अपने ऊपर हिंदू गवर्नमेंट इम्पोज नहीं होने देंगे, एक चीज़ तो क्लियर। दूसरी चीज़ ये है कि मोदी को पता है कि अब वहाँ पर कश्मीर में अनरेस्ट होना है। अब वो पाकिस्तान में उस दहशतगर्दी उसने पहले शुरू कर दी कि यहाँ पर जनाब उसने पाकिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अफगानिस्तान को उसने NDS को साथ में लाया हुआ है, वहाँ पर अफगानिस्तान की ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, मुल्ज़मान पकड़े जा चुके हैं। अब ये जो समझ ये सारा कुछ आ चुका है, मुल्ज़मान से सब कुछ बकवा लिया है, एक एक बंदा पकड़ा गया, 10 बंदे पकड़े गए हैं, हर एक कनेक्शन हर एक रूट जो है वो एस्टैब्लिश होकर सामने आ गया है, उसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं है। तो अब पाकिस्तान को विजिलेंट रहना पड़ेगा, एहतियात से रहना पड़ेगा। अच्छा। एक चीज़। अब दूसरी चीज़ जो 1 जून को जो मीटिंग 1 जुलाई को जो मीटिंग बुलाई गई है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की, जो पार्लियामेंट को उसमें इत्मीनान में लिया जा रहा है, साहब बड़ी अहम है। अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है, अफगानिस्तान में जो अनरेस्ट है, अमेरिकी हवाई अड्डे के हवाले से, अफगानिस्तान में अनरेस्ट के हवाले से, भारत का NDS जो है वो जहाँ और भारत की रॉ जो है वो जहाँ पर इस साथ एक्टिव हुई है, इस समय पार्लियामेंट को इत्मीनान में लिया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि जो ब्रीफिंग है बड़ी अहम है और इस पर कोशिश करनी चाहिए कि सारी पोलिटिकल पार्टीज एक पेज पे हो और पूरी दुनिया को मैसेज दिया जाए कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से हमारे अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है। अच्छा, एक और मामला, फवाद चौधरी वफाकी वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब सबको पता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जाती है, ये वैसे नहीं होता, पैसों के साथ ये होता है। डिसइंफो लैब का उन्होंने जिक्र किया कि बाकायदा वहाँ से पैसे भी दिए जाते हैं, फिर बताया जाता है ये हो और फिर उसको वायरल वहाँ से किया जाता है। ये
फवाद चौधरी साहब ये बात कर रहे हैं, कहते हैं, मामला सबक ना ये पढ़ाएं है आज़ादी कि ये जो इज़हार का। प्रॉब्लम है ना हमारे लिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गूगल के हेडक्वार्टर की बात की जाए, यूट्यूब की बात की जाए और इस तरह के जितने भी सोशल मीडिया की साइट्स हैं, हमारे पास एक्सेस नहीं है उनके पास। FI उनसे मांगती है तो उनसे अगर मर्जी उनकी है तो वो दे देते हैं डाटा, अगर नहीं मर्जी तो ना देते। अब जितनी भी कंपेन चलाई जा रही है 5th जनरेशन जो वार है जिसकी बार बार बात होती है, वो आप उसका जब निकालते हैं, उसका IP एड्रेस निकालते हैं तो या तो निकलता है अफ़गानिस्तान का, या निकलता है इंडिया का, और या निकलता है मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक का। 800 लैब्स ऑलरेडी जो इन्फो लैब है। और फिर जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है, एक जर्नलिज्म है और दूसरा ये जो मामला हो रहा है, ये मुल्क दुश्मन एक बकायदा एक कंपेन चल रही है उनका क्या अब और उस बयानिए मुहिम का के सारा अंदर खेल है, बकायदा सारी पैसे जंग दिए जा बयानिए रहे पर होती है। हैं, पैसे दिए जा रहे हैं और ये इसके लिए बकायदा लोग जो है इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उनके लिए उनके ट्विटर हैंडल्स हैं और मुख्तलिफ ममालिक जो है उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, उनकी बैठ के वहाँ से लोग हैंडल जो वहाँ से ऑपरेट किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने बात की है। अब इसको अगर आज़ादी सफर से हम जोड़ेंगे तो मेरी नहीं समझ से बात। लेकिन खान साहब इसमें जो सबसे अहम बात है ना वो नाम ये सामने है, लाने चाहिए, वो पैसे जिस तरह दिए जा रहे हैं वो चीजें सामने वो आनी इन्फो चाहिए। लैब ने अब खुद बयानिए का बांटा खेल फोड़ा दिखा दी जा सारी रही है। चीजें। वाकई ये दुनिया में बयानिए बना, आज आप देखें, मैं खुद देखता हूं, आप कोई भी गूगल पे आप सर्च कर लें, आप जरा कुछ लिखेंगे तो आपको पाकिस्तान के खिलाफ, यानी आप इंडिया के खिलाफ कोई चीज सर्च कर रहे होंगे। मसलन मैंने तो खुद देखा कि अजीत दोवल ने पाकिस्तान के खिलाफ कहा, उसकी सारी स्टेटमेंट मौजूद है, वीडियो मौजूद है कि जी हम वहां से पैसे देकर लोग हायर करेंगे। अजीत दोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत का, वो कहता है कि हमने तो पैसे लगाने हैं, वहां पर हमारे लोग मौजूद, हमें वहां लोग मौजूद हैं, वो पैसे से हम जो करवाना चाहेंगे करवाएंगे। अब ये जौहर टाउन का वाकया देख लें, इसी तरह उनके एक्सपर्ट्स कहते हैं जी वहां पर साफी मौजूद है, उनको हमने पैसे देने हैं बस। उसामा साहब एक मिनट ठहरें, एक मिनट आप ये सर्च करें तो ये मिलेगा आपको। हौसला कर लें। आप सोशल मीडिया पे जाएं, आप यूट्यूब पे जाएं, आप गूगल में जाएं, आपको बेतहाशा ऐसे पैकेजेस मिलेंगे, बेतहाशा ऐसी स्टोरीज मिलेंगी जिसमें पाकिस्तान को एक दहशतगर्द स्टेट जो है वो दिखाया जाता है, पोर्ट्रे किया जाता है कि पाकिस्तान जैसे एक दहशतगर्द स्टेट है। वो स्टोरियाँ पढ़ लें, वो आप सारे पैकेजेस देख लें, वो जो मौजूद हैं, उससे ये बार बार वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि ये सारा कुछ जो है ये पैसा दिया गया है और जानबूझकर धकेल कर पाकिस्तान को इसमें शामिल किया जा रहा है। अब भारत ने बड़े अरसे से, पिछले 20 साल से ये ड्रामा रचाया हुआ है। बेतहाशा डिसइंफो लैब्स जो है वो सारी यूरोप में बनाई हुई हैं और उनको बेतहाशा पैसा दिया जाता है। उस पैसे के नतीजे में बेतहाशा स्टोरीज जो है वो कंकोक्टेड स्टोरीज जो है वो बनाई जाती हैं, जिसमें ऐसा शो किया जाता है कि शायद भारत में जो भी दहशतगर्दी होती है, इस खिते में जितनी दहशतगर्दी होती है उसका मंबा जो है वो पाकिस्तान है। हालांकि दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान हुआ है, इस सारी दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार पाकिस्तान हुआ है। अब फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं कि जी भारत में अरबों रुपया लगाया जाता है, हम सिर्फ 50 करोड़ रुपये या 5 करोड़ रुपये लगाते हैं। 4 करोड़ रुपये शायद उन्होंने कहा, ये 40 करोड़ रुपये शायद का है। अब मेरा एक सवाल है कि फवाद चौधरी साहब, अगर इंडिया अरबों रुपया लगा रहा है तो हम 40 करोड़ रुपये अगर पाकिस्तान लगा रहा है तो बड़ी शर्म की बात है। मेरा मतलब है कि आप ये कह रहे हैं कि 5th जनरेशन वार में, इस वारफेयर में सबसे अहम चीज़ है वो है प्रोपेगेंडा। उस प्रोपेगेंडा को काउंटर करना है और ये सबसे बड़ी और सबसे अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान फैटफ में फंसा हुआ है, UNO में फंसा हुआ है, इधर उधर बेतहाशा जगह पे पाकिस्तान को गलत प्रोपेगेंडे की वजह से फंसाया गया। और अगर गवर्नमेंट इस चीज़ की अहमियत को नहीं समझती और उस पर कोई बजट एलोकेट नहीं करती तो फिर तो मैं हैरान हूँ कि फिर ये आप एक तरफ कहते हैं कि 5th जनरेशन वार की बात करते हैं, आप प्रोपेगेंडे की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं जी हम तो पैसे नहीं खर्च कर रहे, तो फिर वो पैसा मैंने या खर्च साहब नहीं, आपने तो खर्च नहीं करना, फिर उसका काउंटर किसने करना है? काउंटर मैं फवाद चौधरी से ये पूछता हूँ कि ये कहना है कि जी हम तो पैसे नहीं लगाते, तो फिर आप किस तरह से उसको काउंटर करेंगे? फिर आप देखें, आप बाहर की बात करें, उसामा साहब दुश्मन तो इतना पैसा खर्च कर रहा है कि वो हमारे अपने बंदे अंदर तक खरीद रहा है। उन बंदों को खरीद के वो पाकिस्तान के खिलाफ, अदारों के खिलाफ उनसे ये स्टेटमेंट दिलवा रहा है। पाकिस्तान के अंदर बैठ के ये लोग ओपनली
पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ, बलूचिस्तान के खिलाफ बेताशा गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मसला ये कि पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये खामोशी से देखती रहेगी और ये आर्मी स्टाफ आर्मी के इदारे के बारे में ऐसी ऐसी खबरें फैलाएंगी और वो जितने भी आप देख लें उनको कत्ल करने की जितने भी फैलाएंगे खबरें, और इंडिया में हेडलाइन बन रही है खबरें कहीं लंदन से होती है, कोई तरह की अपलोड पाकिस्तान से ओपनली ट्विटर के जरिए ये सारा कुछ हो रहा है। अभी जो स्टेटमेंट्स आई हैं जो हमद मीर ने कहा, आप उसको क्या कहेंगे? बेताशा जो जर्नलिस्ट हैं उन पे बेताशा यहाँ पे कुछ किया जाता है, उस पर तो इन्होंने कभी बात नहीं की। जहां पे पाकिस्तान आर्मी आती है, जहां पे बलूचिस्तान का इशू आता है, ये इनकी वही आवाज होती है जो इंडिया की आवाज है, जो इराक की आवाज है, जो एनडीएस की आवाज है। क्यों? मेरा एक सवाल है। मुख्तलिफ सफारत खानों में भी उनकी मीटिंग्स होती हैं, ये भी कहा गया है। और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मुंह ने बताया था ना बहुत सारे जर्नलिस्ट। अच्छा ये बताएं कि उस्मान काकड़ मरहूम अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा उस वक्त मैं भी हैरान था, इतनी ये बात नहीं उठी थी उनकी तदफीन के बाद। अब ये इतनी बात हो गई, मरीम साहब ने भी कहा था जी तहक़ीक़ात होनी चाहिए, तो ये जब वो ज़ेर इलाज थे उस वक्त ये बातें क्यों नहीं की गई? उस वक्त चेक किया जा सकता था कि क्या ये कोई किसी ने उनको कत्ल किया है। उसामा साहब यहाँ पे तो हर बात में कॉन्स्पिरेसी बनाई जा जाती। अब नवाज शरीफ साहब अच्छे अट्टे कट्टे यहाँ से गए हैं, पूरी दुनिया ने देखा, वो बकायदा अंगूठा दिखा के चले गए। उसके बाद उनके साहबजादे ने कहा कि उनको तो पाकिस्तान में जहर दिया जा रहा था, आपने देखा ना ट्वीट रिकॉर्ड पे है। फिर मरियम साहबा ने कहा हाँ जी इस तरह की चीजें आ रही हैं। फिर जिस तरह उनके बारे में उन्होंने कहा कि उनके साथ इस तरह सलूक होता था, बताते रिपोर्टर्स बताते हैं उनके कमरे से हॉस्पिटल में कमरे खताइयां और पता नहीं क्या क्या, और वो खानों का बताते थे। अपने बारे में जो उन्होंने बेपरखियां छोड़ी मरियम साहबा ने कि मेरे बारे में किस तरह मुझे रखा गया हवालात में या कैद में, नवाज शरीफ साहब के बारे में। अब खाना उनका घर से आता था, अदनान साहब चेक करते थे, और उसके बाद उसमें उन्होंने कहा जी जहर उसमें तो शामिल था, उनके बेटे ने किया। मतलब इस हद तक ये लोग इनको जरा शर्म नहीं आती, इतनी इनको चीज दी है जिससे प्लेटलेट्स उनके गिरे हैं और वो निकल गए। अच्छा सर ब्रेक हो जाएगी। उस्मान काकड़ मरहूम की उनके इंतकाल के बाद, उनकी वफात के बाद ये अब जुडिशल कमीशन तश्कील दे दी बलूचिस्तान हुकूमत ने, ये अच्छा किया है? मेरा ख्याल है कि बहुत जबरदस्त किया है कि जो भी आवाज़ें उठ रही थी वो आवाज़ें खामोश हो जाएंगी। बिल्कुल ये जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जुडिशल कमीशन अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगा और जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो जाएगा। अगर कोई इस तरह की चीज़ हुई है, मैं ये कहता हूँ अगर वाकई कोई इस तरह की चीज़ हुई है तो सामने आ जाएगी। अब बॉडी का पोस्टमार्टम कर लिया जाएगा, सारा कुछ कर लिया जाएगा। मौजूद थे, मैं ही नहीं कह रहा, बहुत अच्छी बात है ताकि चीज़ें। तो उस वक्त किसी ने क्यों नहीं रिपोर्ट किया पुलिस को कि जी उनके सर पर चोट आई है, वो किस तरह आ गई है, किसने उनको वाकया होगा तो रिपोर्ट करेगा ना। अब नहीं सर, सर पर ये कहा जा रहा है कि सर पर चोट आई थी और उसके बाद जाहिर है कि वो खून बड़ा बह गया और अंदर इतना, उसको रिपोर्ट क्यों नहीं करवाया गया? थाने में क्यों नहीं FIR दर्ज? जी मुझे समझ नहीं आई किसी के नोटिस में लाया गया। इतने दिन हॉस्पिटल में रहे हैं, उनके ऑपरेशन होते रहे, इलाज होता रहा, उस वक्त ये चीज़ फौरी तौर पर करनी चाहिए थी। और वैसे भी हमें तो ये सुना है आप लोगों से कि FIR अगर डिले होती है उसमें बड़े मसाइल हो जाते हैं, तो ये बर वक्त होना चाहिए था। वहाँ पर उनके इर्द लोग मौजूद थे, वो सारे आगे आते कि कौन था उनसे मिलने, अगर कोई आया क्या हुआ। ISI के ऊपर कातलाना हमले के लिए हेडलाइनें चला रही थी, जब बाद में आर्मी चीफ कहते हैं इस बात में इस डिटेल में नहीं हम जाते, लेकिन मेरा इशू ये है एक जुडिशियल कमीशन इसको मानेंगे सही या फिर कुछ हो जाएगा? वो तो फिर दो हाई कोर्ट के जजेस हैं, इससे ज्यादा गवर्नमेंट क्या कर सकती है? वो क्रेडिबल जजेस हैं, 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में कहा गया सिटिंग जजेस थे ये, तो अगर जो क्रिटिक हैं उनके मतलूबा नतायज अगर आ जाएंगे तो फिर तो वो मानेंगे, लेकिन उनकी अगर डिज़ायर पूरी नहीं होगी, उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक अगर उसके जो फाइंडिंग नहीं आएगी तो सारी बात है फिर वो कहेंगे जनाब इसने। खलल साहब आप तो, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मसला ये है कि वो तो फिर आप जो मर्जी कर लें तो मैं ना मानने वाली बात लेकिन बात ये है कि गवर्नमेंट ने 2 सिटिंग हाईकोर्ट के जजेस जो है उनको बैठा दिया है, करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए मरियम को क्या रोल दिया गया और किस तरह शहबाज शरीफ साहब को बेइज्जत किया गया है। ब्रेक के बाद अब पता चला जनाब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के लिए अब सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है। इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया है। एक तरफ इल्ज़ामात हैं कि जी ये इलेक्शन रिगिंग शुरू हो गई है, ये हो गया वो हो गया। कभी खबरें आ जाती हैं कि बहुत से लोग तहरीक इंसाफ में शामिल होने लग गए हैं, जिस तरह से हमने देखा। फिर माजी में यही हुआ है कि जिसकी वफाकी हुकूमत होती है गिलगित बल्तिस्तान में भी उसी की हुकूमत बनती है और आज़ाद कश्मीर में भी।
लेकिन अब नून लीग की तरफ बड़ी दिलचस्प खबरें आ रही हैं। एक तरफ ये कि जी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में राब्ता हुआ है। एक जगह कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब को कहा गया है कि मरियम जो हैं इसको देखेंगे इलेक्शन मुहिम को, आप पार्लिमानी सियासत को देखें, आप दीगर चीज़ों को देखें, यानी पार्टी टिकट वगैरह ये, लेकिन जलसे जो हैं वो मरियम करेंगे। दूसरी तरफ यह है कि नहीं, दोनों जाकर जलसे करेंगे। मगर अब असद खरल साहब, बड़ा सवाल ये है कि अगर दोनों जलसे करते हैं, दो ही बातें हैं, या तो मरियम जाएंगी या फिर दोनों जाएंगे अकेले। तो अगर दोनों जाते हैं तो फिर भी कन्फ्यूजन तो होगी कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे होंगे कि नहीं आगे बढ़ना है, हमने इज्जत करनी है, यहाँ बड़ा कुछ हुआ। मरियम शायद कहेंगे कि जी ये इलेक्शन रिग होना शुरू हो गए हैं, अखलाई मखलूक ने काम शुरू कर दिया है, उनकी तरफ ना देखना, कि अब सब गलत हो रहा है, सिलेक्टेड। उसामा साहब, मामला ये है कि ये जो नवाज शरीफ साहब ने टेलीफोन किया ना शहबाज शरीफ साहब को, ये मरियम साहबा की ख्वाहिश पे किया गया कि शहबाज शरीफ की जगह पे उनको कहा जाए बाकायदा, आप पार्टी कायद हैं, आप उनको कहें कि मरियम साहबा यानी मुझे आप ये टास्क दे रहे हैं। शहबाज शरीफ कहे नहीं, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने कहा कि आप शहबाज शरीफ को कहें कि वो पार्टी के सदर हैं, आप उनको हुक्म दें कि मरियम साहबा, ताकि मैं जाके उनकी कॉन्सेंट शामिल हो, क्योंकि मरियम साहबा 3-4 दिन पहले कह चुकी हैं कि मैं जो भी कोई एक्शन करती हूँ उसकी मैं पहले से नवाज शरीफ साहब से और पार्टी के सदर शहबाज शरीफ साहब से इजाज़त लेती हूँ, उनकी इजाज़त से मैं बात करती हूँ। अब उसको उन्होंने मेंटेन रखने के लिए ये बात की। अब ये जो आप बात कह रहे हैं ना कि नवाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि दोनों पार्टियों के जलसों से अलग-अलग करें खिताब, शहबाज शरीफ साहब कभी भी नहीं ऐसे करेंगे। यही फड्डा है हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का, यही फड्डा है कि अगर मरियम साहबा ने करनी है बात तो फिर हम नहीं करेंगे, फिर मरियम साहबा जाने और नवाज शरीफ साहब कहते हैं आप जाने। अब यही फड्डा होगा कि अब मरियम साहबा अगर खिताब करेंगी वो तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अब उस तरीके से वार्मली जाके पुरतपाक तरीके से या अच्छा एक्टिव पार्टिसिपेशन आपको कश्मीर के आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन या जलसों में शहबाज शरीफ का आपको नज़र नहीं आएगी। दूसरी बात, मरियम साहबा का बयानिया डिफरेंट है, शहबाज शरीफ साहब का बयानिया डिफरेंट है, और अगर दोनों खिताब करेंगे तो फिर वहाँ पे बयानिया का टकराव आ जाएगा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो मुफाहमत की बात करते हैं, वो तो कहते हैं कि एक डायलॉग होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मरियम साहबा जो कहती हैं कि वोट को इज्जत दो और इदारों के बारे में जो उनकी ज़बान है, ये जो उनकी सोच है, तो किसी सूरत भी आपस में उनका कोई आपस में मेल जोल बनता नहीं। कहते हैं क्राउड प्लस मरियम नवाज हैं। बाबर डोगर साहब, क्या होगा? आपको भी लगता है कि अगर मरियम जाएंगी तो शहबाज शरीफ फिर उस तरह जलसे नहीं करेंगे? उसामा साहब, बिल्कुल खैर साहब ने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही है कि मरियम नवाज़ की ये शदीद ख्वाहिश है कि वो आज़ाद कश्मीर के कैंपेन चलाएं। वो समझती हैं कि जनाब यहाँ पर मैंने जो कैंपेन चलाई हैं और जहाँ जहाँ मैं गई हूँ वहाँ पर मैंने जो रिजल्ट थे वो मैंने हासिल किए हैं। यहाँ तक पार्टी में तो उन्होंने एक मीटिंग में ये भी कह दिया कि अगर मुझे कराची जाने दिया जाता तो कराची की वो सीट जो थी वो बड़े आराम से हम जीत लेते, लेकिन चूँकि मुझे कराची जाने नहीं दिया गया, इसकी वजह से वो सीट जो है वो गिलगित-बल्तिस्तान में क्या हुआ? फिर वो तो वहाँ गई थी, बड़े अरसे तक वो लगी रही, उस वक्त क्या हुआ था? और चले अब मसला ये कि दादली होगी उस वक्त तो बिलावल के साथ बड़ी मीटिंग। अब मरियम ने ये उन्हें पता था कि शहबाज शरीफ ये पसंद नहीं करते, और शहबाज शरीफ अगर मरियम के आज़ाद कश्मीर जाती हैं तो शहबाज शरीफ के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो वहाँ जाकर जलसा करें, क्योंकि अगर वो भी वहाँ पर जलसा करते और मरियम भी करती तो फिर दोनों का आपस में मुवाजना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, जो ये बिल्कुल वो इस तरह का कोई मुवाजना नहीं चाहते। वो ये चाह रहे थे कि बीइंग प्रेसिडेंट PMLN, जिस तरह से देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, वो जाके वहाँ पे जलसे करके आए हैं या कर रहे हैं, तो अब वहाँ पर जरदारी भी चले जाए तो फिर तो फिर तो एक तरह के स्टार्ट हो जाएगा कि जी बिलावल जो है, बिलावल जरदारी दोनों में मुवाजना स्टार्ट हो जाएगा। और पार्टी को एक ही बंदा लीड किया करता है, जो लीड करता है वही जलसे करता है। मैंने नहीं देखा कि 3-3, 4-4 बंदे अलग एक ही पार्टी के मुझी जगह पे जलसे कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने बता दिया शहबाज शरीफ को लीड मरियम, तो ये शहबाज शरीफ के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है कि शहबाज शरीफ अगर आज़ाद कश्मीर जाते हैं और मरियम भी जाती हैं तो बयानिए की जंग तो एक तरफ है, उसके बाद ये भी होगा कि मरियम जो है वो कहेंगे कि मैं क्राउड पुलर हूँ, मेरे पीछे लोग आते हैं, फिर ये भी कंपैरिजन होगा कि मैं जहाँ जहाँ पे गई वहाँ पे क्या रिजल्ट था, जहाँ जहाँ शहबाज शरीफ गए वहाँ पर क्या रिजल्ट था। और जाहिर बात है कि दोनों की ख्वाहिश होगी कि उन इलाकों में जाके वो जलसे करें जहाँ नून लीग मजबूत है, ताकि वो कल ये कह सके कि जनाब देखें मैं इस जगह पे गई थी और यहाँ का रिजल्ट बिल्कुल ही बदल के रख दिया। तो उसामा साहब, ये इतना आसान काम नहीं है
ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। शहबाज शरीफ के लिए बहुत कड़वा घूंट है। मुझे तो नहीं लगता कि शहबाज शरीफ जो है, अगर मरियम वहाँ पे जलसे करती तो शहबाज शरीफ भी जलसे करने जाएंगे। हाँ, वो ये कह देंगे फाइनल और आखिरी जलसा जो है वो मैं कर लूँगा, बाकी फिर सारे मरियम कर ले, यही हो सकता है। इजी ना ले, फाइनल और आखिरी जलसा भी वही करता है जिसने ज़्यादा जलसे किए। तो ये बताएं, ये मुख्तलिफ आप देख रहे हैं इलेक्शन अभी बहुत मुश्किल होता है करना, 25 जुलाई को इलेक्शन है, मगर माजी को देखिए आज़ाद कश्मीर वाला जो इलेक्शन है ना, जो गिलगित बल्तिस्तान वाला इलेक्शन है, उसको मलूज़े खातर रखें। आज़ाद कश्मीर में हमेशा हमने देखा है, माजी में तो यही देखा है कि जिसकी हुकूमत मरकज़ में होती है, वफाक में होती है, हुकूमत उसी की बनती है। पहले नून लीग की थी चूंकि, तो उस वक्त इलेक्शन अगर नून लीग के अलावा किसी की हुकूमत बनी या पीपल्स पार्टी, अगर पीपल्स पार्टी के आगे तो फिर तो नून लीग कहेगी तभी धांधली हुई है। देखिए नून लीग के आगे पीपल्स पार्टी पता नहीं की तरह सीटें ले जाएगी। अगर इनकी दो में से किसी की ना धांधली, मैं आपको आज बता रहा हूँ, नून लीग जो है ना, मेरा नहीं ख्याल कि मेजोरिटी पार्टी वहाँ पे होगी, मुझे नहीं लग रहा अभी तक जो हालात मैं आपको लिख कर देने को चाह रहा हूं कि धांधली हो गई हमारे साथ। उसमें ये जो मुझे जो लग रहा है, आज़ाद कश्मीर में जो मुकाबला है वो नून लीग और पीटीआई के दरमियान। आज़ाद कश्मीर में बहुत सारी लोकल जो पार्टियां हैं या मजहबी पार्टियां हैं, उन्होंने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया, उसके साथ अलायंस कर दी है। जी बिल्कुल, जी आपको पता होगा, और उसकी हमायत में इजाफा होता जा रहा है। ऐसे ही तो वहाँ पर पीटीआई की बड़ी लाइकिंग है आज़ाद कश्मीर में, इसमें कोई शक नहीं है। और नून लीग जो है वो भी खासी पॉपुलर पार्टी है, क्योंकि पिछला इलेक्शन नून लीग बड़े आराम से वहाँ पर जीती हुई है। लेकिन इस दफ़ा दोनों पार्टियों के दरमियान मुझे टफ मुकाबला होगा, नून लीग और पीटीआई के दरमियान। मुझे पीपल पार्टी वहाँ से, उसको मुझे नहीं लग रहा कि पीपल पार्टी को कोई ख़ास कामयाबी मिलेगी आज़ाद कश्मीर में, लेकिन असल मुकाबला नून लीग और पीटीआई के दरमियान होगा। धांधली का शोर अगर पीटीआई हार गई, नून लीग की गवर्नमेंट वो तो देखें, अगर ये तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, इनको ये पुराना मर्द है, पुराना मर्द है कि जनाब अगर ये जीत जाएं तो इनके बयानिए की फतह है, नून लीग की ख़ास तौर पे मरियम के बयानिए की फतह है, अगर हार जाए तो वो फिर धांधली है। और बिलावल भुट्टो जो है वो भी हमेशा, उन्होंने तो हार कभी तस्लीम की नहीं, वो भी यही समझते कि जनाब अगर हार गए तो हमारे साथ धांधली हुई है, और जीत गए तो फिर जिए भुट्टो। तो ये इसके अलावा तो तीसरी चीज़ कोई नहीं है। तो देखें वहाँ पर ये चीज़ तो बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर हमेशा जो रूलिंग पार्टी है उसको हमेशा एज रहा है दूसरी पार्टीज़ पे, और जिस तरह से वहाँ पर लोकल पार्टियाँ जो हैं वो पीटीआई के साथ अलायंस कर रही हैं और पीटीआई को ज्वाइन कर रही हैं, तो लग रहा है कि एक अच्छा मज़ेदार मुकाबला होगा जिसमें जो एज है वो पीटीआई को होगा। और आगे बाकी तो जो रिजल्ट आएंगे फिर सारी सूरत हाल सामने आएगी। पीटीआई की कहाँ है तवज्जो अभी, क्योंकि इमरान खान साहब जा नहीं सकते, कोई ऐलान नहीं हो सकता, जाहिर है कि वो फिर मसला आ जाएगा, इलेक्शन कमीशन का एतराज़ हो सकता है कि जहाँ इलेक्शन हो रहे हो वह आप कैसे जाएंगे करेंगे। क्या आज़ाद कश्मीर में जाने की इजाज़त हो सकती है या वहाँ भी मसला होगा इमरान खान? देखिए इमरान नहीं जाएंगे तो उनके कोई ना कोई नुमाइंदे चले जाएंगे, वो जाकर वहाँ पर जो है जलसे वगैरह करेंगे, हो सकता है। देखिए वहाँ पर इलेक्शन है, इलेक्शन में हर एक को जाने की इजाज़त है, सिर्फ पाबंदी ये है कि वो जो जिनको मना किया जाता है कि वो के आखिर में आके वो लोग नहीं जा सकते, तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक आधे पार्टी जलसा कर आएंगे। लेकिन अगर इमरान नहीं भी जाते, गिलगित बल्तिस्तान में इमरान खान नहीं गए थे, तो वहाँ पर उनकी नुमाइंदा जो थे दूसरी बुखारी गए थे, आपको याद होगा, वहाँ पर जाकर उन्होंने तकरीरें भी की थी। तो अभी भी कोई ना कोई गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पीटीआई को अल्टीमेटली रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ पर लोगों को जाके अपने जलसे करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। तो लेकिन ये मुकाबला अच्छा होगा पीटीआई और नून लीग के दरमियान जो लग खरल साहब, यह तो आपने कह दिया वाज़ेह तौर पर कि पीटीआई के चांस ज़्यादा हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, क्योंकि माजी की जो हमने देखी है एक हिस्ट्री है, वो ही चीज़ हम देखते हैं। फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जाता इलेक्शन? देखिए एक्सेप्ट ये कब होगा? अब हम इलेक्शन कमीशन में कोशिशें देखते हैं, जब इंतखाबी जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात होती है तो उस वक्त उस पर आते नहीं। देखिए कितना ट्रांसपेरेंट चाहते हैं, मौजूदा हुकूमत चाहती है कि ट्रांसपेरेंट एक निज़ाम बने, इलेक्शन के इंतखाबी इस्लाहत के हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन आ जाएंगे, 2023 आ जाएगा, उस वक्त तक इस्लाहत नहीं होंगी। अब शहबाज शरीफ ने खत लिख दिया, उन्होंने एक लेजिस्लेशन कर ली, अब सेनेट में जाएगा, वहाँ पे एक तमाशा है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से शहबाज शरीफ ने दे दी है, सजेशन दे दिया है कि जनाब 5 से 7 सीटें मखसूस कर दी जाएँ, मुख्तस कौमी असम्बली में 2 सेनेट में कर दी जाएँ। और वो नून लीग ये कह रही है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर जो हमने यही प्रेसिडेंट उसको एक मिसाल जो है शुरू कर दिया है कि वहाँ पे मखसूस ओवरसीज़ के लिए जो नशिस्त की बात हो रही है। तो मामला ये है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस 2023 से पहले करना चाहिए पीपल पार्टी को भी
नून लीग को भी अगर नहीं करते तो 2023 के इलेक्शन में ये धांधली का शोर बात कर मचाएंगे। लेते हैं कि पीपल्स पार्टी का तो बाबर डोगर साहब ने बिल्कुल ही कर दिया कि उनको शामिल नहीं किया, वैसे ज्यादा है। पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है, आप कह रहे हैं चांस ही कोई नहीं इनका ज्यादा। चले नून लीग और पीटीआई की बात करते हैं। एक मेरी बात, क्या अगर नून लीग की आजाद कश्मीर से हुकूमत गई तो क्या फिर नून लीग धचका होगा या कोई फर्क नहीं पड़ता? मेरी बात सुने, नून लीग को बड़ी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी मिली थी पिछले इलेक्शन में। जी जी बिल्कुल, और ऑलमोस्ट वो 80 से 90% सीटें जीत। मैं आपकी बात मान गया। पार्टी को कि वहां पर कोई एज सच इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लेकिन अगर नून लीग इस खोती है अब तो ज़ाहिर वही है ना कि या उनकी गवर्नमेंट दोबारा आएगी, ज़्यादा चांस ये है कि उनका और पीटीआई का मुकाबला इस तरह पे था। तो अगर वहाँ से भी गवर्नमेंट गई, पहले गिलगित-बल्तिस्तान से चली गई, ये तो बड़ी ज्यादती है। पहले पंजाब से गए, वफाक से गए, एक केपी में भी होते थे। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जो रूलिंग पार्टी होती है ना उसको हमेशा एज होता है और ख़ास तौर पे धचका नहीं होगा आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से जाना नून लीग के लिए, ये एक्सपेक्टेड है, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं, कोई मसला नहीं। सर धचका ख्याल है कि नून लीग एक्सपेक्ट कर रही कि उसको धचका लगेगा, ये नहीं है। मसाइल बढ़ेंगे, अंदर डिबेट बढ़ेगी, वो जो प्रेशर मरीम पर आ रहा है कि जी आपकी वजह से ही हम मसाइल पैदा हो रहे हैं 2023 से जो आप कह रहे हैं वो भी बढ़ेगा। और ख़ास तौर पर अगर मरीम वहाँ पर गई तो मेरा ख्याल है कि ये पार्टी का वहाँ पर बेड़ागर्द ज़्यादा करके हैं। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को वोट का हक देने में मसाइल क्या हैं। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। वफाकी हुकूमत चाहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक दिया जाए, इसके लिए बड़ी कोशिशें हो रही हैं। बाबर अवान साहब ने कह दिया जी हम तो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद कर रहे हैं, वो हमने करना है। ये पाकिस्तानी जिनकी तादाद 1 करोड़ से ज़्यादा है, जो मुल्क से बाहर रह रहे हैं, उनको हमने वोट का हक देना है। बाकी चीज़ें तो फिर दूसरी हैं, कैसे डालेंगे वोट, एम्बेसी जाएंगे, ये होगा उनकी यानी कन्फर्मेशन कैसे होगी, बायोमेट्रिक होगा, जो भी। शहबाज शरीफ साहब ने कमाल किया, वो एक नया फार्मूला ले आए हैं जिसको बाबर अवान साहब कहते हैं जी ये सब फ्रॉड होने लगा है। वो कहते हैं कि जी मखसूस नशिस्तें रख दें। अच्छा, पहले भी मखसूस नशिस्तें कोई नई बात नहीं है, अक़लियतों के लिए हैं, ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, हमें हर प्रोविंशियल असम्बली में नज़र आती है, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी इस तरह से है। अब ये जो फार्मूला है बाबर डोगर साहब, कैसा आपको लग रहा है कि जी 2 नशिस्तें आप दे दें, कौमी असम्बली में 5 से 7 और सेनेट में 2 नशिस्तें? अच्छा, ये एक बड़ी मज़ेदार बात है। अब आप बाहर से आप ओवरसीज़ पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, जो जितना पैसा दे रहा है। मेरी एक बात सुन लें, अगर टोटल 7 सीटें जिस तरह से शहबाज साहब कहते हैं कौमी असम्बली की रख ली जाए तो 80 लाख पाकिस्तानी है जो बाहर है, जो 1 करोड़ से ज़्यादा हो गया, 80 लाख का फिगर गिना जाता है। चले 80 लाख करोड़ लगा लें तो उनकी सीटें फिक्स कर दी जाएँ। तो उनमें इनको पता है कि 7 सीटें होंगी, चलें उसमें 3-4 पे पार्टी पीटीआई ले जाएगी, 4 ले जाएगी, 2 ये नून लीग ले जाएगी, 1 आधी पे पार्टी ले जाएगी और टोटल 7 सीटें जो है इस तरह से हो जाएंगी फिर। और सेकेंडली अगर 1 करोड़ पाकिस्तानी है तो उसकी अगर उस पर अगर इलेक्शन करवाने हैं तो अगर वहाँ पर 1 करोड़ 8 लाख पे 1 सीट है तो इसका मतलब 12 सीटें तो कम से कम वहाँ पे कम से कम निकलती हैं। लेकिन सर अगर वो अपने अपने हल्के जहाँ पर उनका पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड है कोई, तो वो होगी ना, उसके हवाले से अगर होगी तो वो उस हल्के वाले को नहीं देंगे। अच्छा, वो 80 लाख पाकिस्तानी वोट जो डिवाइड होगा वो भी आप अंदाज़ा लगा लें कि वो उसका 80 to 90% वोट जो है वो पीटीआई का है, तो उसमें पीटीआई को बहुत बड़ा एज है। लेकिन मैं एक और चीज़ बताऊं कि मेरा ख्याल है कि ये जो प्रोसीजर जो इमरान खान कह रहे हैं ना, ये मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि वहाँ पर अब बेतहाशा पाकिस्तानी है, किसी की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, किसी की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी है, पूरे पाकिस्तान को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हर एक को वो ना वो कैंडिडेट को जानते हैं ना वो किसी को जानते हैं, वो उस तरह से वोट डालें। उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि अब जो पाकिस्तानी है उन आपको सबको पता है, सारा फिगर आपके पास है कहाँ पे कितने पाकिस्तानी हैं, उस हवाले से बाहर जो पाकिस्तानी है उनको रिप्रेजेंटेशन देते। पार्टियों की पहले ही ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, जिस तरह से यूरोप की लहदा है, अमेरिका कनाडा की लहदा है, गल्फ़ की लहदा है, जापान की लहदा है, सारी दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी हैं फैले हुए हैं, अगर उनको 12, 14, 15 सीटें दे दी जाएँ और उनके अपने नुमाइंदे जो है रिप्रेजेंटेटिव जो असम्बली में आके बैठ दें तो ये बड़ा ज़बरदस्त होगा। लेकिन शहबाज जो 5-7 कह रहे हैं, ये 5-7 नहीं, ये ज़्यादा फिगर बनता है। आपकी एक लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी 8 लाख की बनती है तो नेशनल असम्बली में
15 सीटें तो कम से कम उनकी होनी चाहिए। अब 15 सीटों पे अगर इलेक्शन होता है तो 10-12 सीटें तो आराम से पीटीआई ले जाएगी। अच्छा, आप देखेंगे रोशन डिजिटल अकाउंट आज जो फिगर आया है $1.5 अरब तो उसमें आ गया। आप उन $30 अरब तो वैसे पाकिस्तानियों ने यहाँ पर भेजा। इसका मतलब ये कि इमरान खान पे जो इत्मीनान है ओवरसीज पाकिस्तानियों का वो बहुत ज्यादा है, ब्लाइंड फेथ है। उसके मुकाबले में वो नवाज शरीफ या पीटीआई या पे पार्टी या नून लीग को $1 देने को तैयार नहीं है। इधर कंपैरिजन कर लें कि 2013 से 2018 में कितना पैसा बाहर से आया और अब कितना पैसा बाहर से आया कि आपकी जो ज़र मुवाला के अकाउंट्स हैं वो सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों की, कोई शक नहीं। तो और वबा के बावजूद, लेकिन इसमें असद करल साहब एक और पहलू भी है, वो ये कि शुरू में ऐसे ये चीज़ बन गई कि जैसे तहरीक इंसाफ हर सूरत चाहती है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिले, ये इनका मंशूर भी था और सब बातें, और नून लीग तो इसके शदीद खिलाफ है, वो चाहती नहीं। उससे नून लीग को बड़ा धचका लगने लग गया। अब इस वजह से कि देखिए 80 लाख अगर बाहर लोग हैं, वो ऐसे तो नहीं उनके यहाँ कोई रिश्तेदार ही नहीं है, आपके कोई अजीज़ क़ारिब में होगा, मेरे अजीज़ क़ारिब में लोग हैं, अच्छा उनके रिश्तेदार यहाँ पर हैं, कईयों के मसलन एक फ़र्द बाहर गया हुआ है, उसकी माँ, उसके बहन भाई बीवी बच्चे वो यहाँ पर हैं, ऐसे भी बहुत से लोग हैं, दीगर भी मतलब भाइयों में होगा उसकी फैमिली। जब वो नाराज़ होंगे कि भाई ये हमें यार वोट नहीं दे रहे और ये वो, तो यहाँ के लोगों का परसेप्शन उस पार्टी के खिलाफ जाएगा। तो नून लीग को एक बहुत बड़ा मसला ये भी तो होने लग गया था, इसी वजह से उन्होंने हल पेश किया एक दरमियानी करोड़ों के वोट पड़ जाएंगे। जो कोशिश की है ना, ये इसीलिए उन्होंने कार्ड फेंका है जो कि मखसूस नशिस्तें उनकी रख ली। अच्छा, 2 इसमें ऑप्शन गवर्नमेंट कर सकती है, जो मेरी आपने सजेशन, एक तो ये है कि सूबा वाइज जो है ना नशिस्तें दे दी जाए ओवरसीज के लिए, हर सूबे में 2-2, उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो सूबा वाइज हो, यानी पंजाब से 3 सीटें हैं या 2 सीटें हैं, सिंध से जितनी सीटें आबादी के लिहाज से जारी बात है जो सीटें बना दी जाए सूबा वाइज, तो उसमें तमाम जो गया ओवरसीज पाकिस्तानी है वो पार्टिसिपेट करें, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी पूरा सूबा हो। तो वो इसी तरह सूबाई असम्बली जमातें इनमें से किसके इस तरह कौमी असम्बली में वो जिस तरह वोट होते हैं कि सबसे जो ज्यादा टॉप वोट लेंगे उसमें कौमी असम्बली का हल्का पूरा पाकिस्तान कर दिया जाए और सूबाई असम्बलियों का हल्का जो है वो सूबा कर दिया जाए। एक तो ये ऑप्शन हो सकती है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप डिटरमिन करें कि फ़र्ज करो अमेरिका में ज़्यादा आबादी है या बरतानिया में ज़्यादा आबादी है, सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा, तो सऊदी अरब में ज़्यादा या यूएई में, उस हिसाब से आप कैटेगराइज करके उन मुल्कों के जो लोग हैं उनकी नशिस्तें जो है इलेक्शन पाकिस्तान में करवाए जाए, और लेकिन उनको यानी जो कैंडिडेट हैं वो उन मुल्कों के हों और उस हिसाब से नहीं, वो एम्बेसी में इलेक्शन हो जाएगा, एम्बेसी में जहाँ भी कर लेगा, वहाँ भी कर लें, गल्फ में सऊदी अरब जितनी भी है, हाँ जी, इस तरह आप कैटेगराइज कर लें, उसमें जो यूरोपियन कंट्रीज का अलहदा कर लें, गल्फ में अलहदा कर लें, इस तरह अमेरिका का अलहदा कर लें, बरतानिया क्योंकि वहाँ ज़्यादा है, कनाडा में अब तो वहाँ पे भी कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप एम्बेसी में वहाँ पे वोटिंग करा लें, क्योंकि एम्बेसी तो एक टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होती है उस पाकिस्तान का, जिस तरह जहाँ भी वो एम्बेसी होगी वहाँ पे लॉ ऑफ द लैंड सारे पाकिस्तान की अप्लाई होंगे, वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एप्लीकेबल हो गई, उसके सारे रूल्स और रेगुलेशन, तो वहाँ पे आप वोटिंग करवा सकते हैं। 2 तरीके हैं, या जिस तरह मैंने बताया कि कौमी असम्बली जो है उसकी सीट के लिए पूरा पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, सूबाई असम्बली के लिए रिस्पेक्टिव जो सूबा है वो कॉन्स्टिट्यूंसी हो, या फिर यह है कि मुल्क जो है उनके ब्लॉक्स बना दिए जाएँ तो उस हिसाब से वहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कर दिया जाए। बहरहाल ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है उसको वोट का हक होना चाहिए, वो उनकी कंट्रीब्यूशन हमारे पाकिस्तानी जो जहाँ पे हम रहते हैं हमसे ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा उनकी सेक्रीफाइसेस है, हमसे ज़्यादा उनकी कंट्रीब्यूशन है, तो उनका हक बनता है कि वो मिसाल बन सकती है कि जिस तरह घर से जो बाहर जाता है मेहनत मजदूरी के लिए, फिर उस घर में लेकर आता है, उससे घर चलता है, कुछ ये मिसाल भी होती है कि वो बेचारे मुल्क से बाहर गए हैं और वहाँ से जाकर वो भेज रहे हैं अपने घर में तमाम यूज कर सकते हैं, उसका फायदा मुल्क के लिए। तमाम पार्टियों का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उनकी ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो ऑर्गेनाइजेशन वो मौजूद है, वो गल्फ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने ऑफिस बेरर हैं वो अलहदा हैं, अमेरिका कनाडा के अलहदा हैं, यूरोप के अलहदा हैं, बरतानिया के अलहदा हैं, जापान के अलहदा हैं, तो वो पहले ही से सारा जो डाटा है उन पार्टीज़ के पास भी है, सारा डाटा गवर्नमेंट के पास भी है कि कितने कितने पाकिस्तानी हैं, उनके ऑफिस बेरर्स हैं, तो अच्छा, वहाँ पर बड़े आराम से हो सकता है कि आप बरतानिया ये ज़्यादा होनी चाहिए सीटें। असद करल साहब भी कह रहे हैं जी सीटें तो लाजमी होनी चाहिए, वो एक अलग फार्मूला दे रहे हैं। आपको कोई ऐसा फार्मूला नज़र आ रहा है जिस पर सारे एग्री हो जाएं? इन प्रिंसिपल तो लग रहा है कि उनको कोई ना कोई तरीका होना चाहिए रिप्रेजेंटेशन का। शहबाज शरीफ साहब स्पेशल सीट्स की बात करें, लेकिन डायरेक्ट वो फ्रेंचाइज देने को नहीं कि भाई हर बंदा वोट जो है वो किसी उस हल्के को डाल रहा हो, ये नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन के अपने एतराज़ात हैं, कुछ ऐसा आ जाएगा ये बस तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये करा लेगी बस
जबरदस्ती ही। उसामा साहब देखें, अगर शहबाज शरीफ के फार्मूले पे भी चलें तो 7 सीटें नहीं बनती। देखिए, आपने आबादी के हिसाब से उनको सीटें देनी। ये तो तहरीक इंसाफ शायद ना माने ना, बाबर अवान साहब के बयान से नहीं, तहरीक इंसाफ जो है वो तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो तो उसका अपना हर एक पार्टी अपना इंटरेस्ट अपना है। तहरीक इंसाफ को ये पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को अगर 1 करोड़ वोट है तो उसमें से 70 to 80% वोट तहरीक इंसाफ को पड़ना है। जिस तरह से रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, जिस तरह से फॉरेन रिमिटेंसेज आ रही हैं, उस तरह से तो पता चलता है कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान पे बहुत ज़्यादा फायदा है कि डायरेक्टली उनको ये पता है कि इमरान खान जो है वो उनके पैसे को ज़ाया नहीं करेंगे। ये कोई करप्शन की नज़र नहीं हो जाएगा, ये लोगों के ज़ाती अकाउंट में नहीं चला जाएगा। ये नहीं होगा कि हमजा शहबाज कहेंगे कि ना, हमजा शहबाज कहेंगे कि जी मेरे अकाउंट में पता नहीं कितने कौन पैसे डाल गया है। यहाँ पे हर पैसा जो है वो अकाउंटेड जाएगा, अनअकाउंटेड नहीं होगा। मगर ये बड़ा रिडिकुलस है उसामा साहब। ये बंदा जो है ये चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने के ख्वाब देख रहा है और ये बंदा कहता है कि ना मेरे अकाउंट में कौन पैसे डाल गया मुझे पता ही नहीं। क्या हमें इस तरह की लीडरशिप चाहिए? क्या इस तरह के लोग हमें फ्यूचर में चाहिए जिनको ये नहीं पता कि उनके अकाउंट में पैसे कौन डाल जाता है, कहाँ से ये पैसा आता है, किस तरह से ये पैसा आता है? मगर ये कोई जवाब है? ये 22 करोड़ आवाम जो है देख रही है और आप कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं मेरे अकाउंट में पैसे कौन डाल गए। आपको बुरा लगे लेकिन जवाब यही है और आगे से जवाब यह है कि जी फिर अदालत में बाकी बात होगी, वकील हमारे जाकर बताएंगे, हमें कुछ नहीं पता। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।